अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है मार्च की 3 तारीख 2019, 3 मार्च 2019, और हम अपना डिस्कशन जो फाइनेंस बिल 24 जनवरी को असद उमर साहब ने नेशनल असम्बली में पेश किया था उस पर हम बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 2 हम पोस्ट लगी हुई है टैक्स दोस्ती की, जो इससे पहले थी, जिसमें इनकम टैक्स में जो कुछ चेंजेस आई थी, और उसके अलावा एफबीआर की एक नई वेबसाइट है। उसके अलावा जो बजट प्रपोजल्स मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह दे रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बजट प्रपोजल दें ताकि टैक्स दोस्ती की तरफ से हम उन्हें भेज सकें। और फाइनेंस बिल जो है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो एक ब्लॉग पोस्ट है जिस पर अगर आप यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे तो एवरी मंडे को जो भी पोस्ट नई लगेगी वो आपके पास आ जाएगी, और taxdosti.com के ऊपर आपको ये पोस्ट अवेलेबल होती है। तो हम जाते हैं जी एफबीआर की वेबसाइट पे, जहां पार्लियामेंटेरियंस जून 2017 तक, और ये हम सब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वहाँ पे मौजूद है एफबीआर की वेबसाइट पर। अगर आप एफबीआर की वेबसाइट न्यू वेबसाइट देखना चाहते हैं उसका भी लिंक है। ये है सेकंड अमेंडमेंट बिल 2019 जो अभी तक कानून नहीं बना। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगी जहाँ आपको बिल और उसके सेलिएंट फीचर्स और उसके जो डिफरेंट क्लॉजेस हैं उस पर बात करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो है पिछले 2 पार्ट्स जो है उसमें से पहला पार्ट ये था कि हमने सेल्स सेल्स टैक्स और कस्टम के कवानीन में जो कुछ चेंजेस आई थी वो आपको बताया था। और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम आपको जो इनकम टैक्स जो ये जो फाइनेंस बिल है, बिल का मतलब है यानी ये इस वक्त लॉ नहीं बना, और जब ये जो चेंजेस हैं ये जाके जो इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स का कानून, कस्टम का कानून, उनमें जाके कुछ चेंजेस करेंगे। तो हम उन स्पेसिफिक चेंजेस को देख रहे हैं। लास्ट टाइम पार्ट 2 में हमने ये जो शुरू की चेंजेस थे इसकी बात की थी, और स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स पे, और ऑफशोर एसेट्स पे, यानी कि वो एसेट्स पाकिस्तानियों के जो दूसरे मुल्क में हैं उस पर बात की थी। तो अब हम शुरू करते हैं, बात करते हैं जी इस समझें कि ये 6 पार्ट है, और इसमें कहता है जी सेक्शन 148 सब सेक्शन 8 क्लॉज ए शैल बी ओमिटेड। तो आपको याद होगा पिछली दफ़ा हमने जो है ना बात की थी कि आपको हम ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये 3 हिसाब से बता रहे हैं, या तो ऑल टैक्स पेयर्स के बारे में, या ऑल पाकिस्तानीज को ये अफेक्ट कर रहे हैं, या स्मॉल बिजनेसेस के लिए, या तो कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं टैक्स लॉज में, या जो है कि कहते हैं कॉर्पोरेट और बैंकिंग बड़े बिजनेसेस के लिए कुछ चेंजेस लाई जा रही है। तो आई होप आपको याद होगा कि जितने भी टैक्स लॉज में चेंजेस होती हैं उनका मकसद होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा करना या कम करना। और ऑब्वियसली इस वक्त हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब है ख़रीदो फरोख्त। जितनी ज़्यादा चीज़ों की और पैसों की जो है ना एक्सचेंज होगा, ख़रीदो फरोख्त होगा, ट्रांसफ़र होगा बाहर मुल्क से पाकिस्तान में और विद इन पाकिस्तान, तो उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, उतनी ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत होगी, और उतनी ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना इम्प्रूव होगी। ये जो 6 नंबर सेक्शन है इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो सेक्शन 148 का जो 8वां हिस्सा था वो ओमिट हो गया। तो वो 8वां हिस्सा क्या था? वो ये था कि जब ये सेक्शन का ताल्लुक इंपोर्ट से है, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये ऐसा चेंज हम देख रहे हैं जिससे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, और बिजनेसेस को जब फ़ायदा होगा तो वो आगे अपने कस्टमर्स को फ़ायदा दे सकेंगे, क्योंकि बिजनेस का फ़ायदा मतलब ये होता है कि उनका टैक्स कम होता है तो उनकी कॉस्ट कम होती है, उनकी कॉस्ट कम होती है तो अपने प्रोडक्ट को या तो कम कीमत पे दे सकते हैं, या फिर वो जो पैसे उनको बचे हैं उस टैक्स से वो उसको उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में या किसी और तरीके से आपको बेहतर तौर पे प्रोवाइड करने के तरीके से पहुंचा सकते हैं आप तक। तो इस लिहाज से ये जो मिशन है ये है कि ये सेक्शन है 148 का इम्पोर्टर से रिलेटेड, वो लोग जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। और ये जो इसका 8वां सब सेक्शन था उसमें ये लिखा था
कि जो टैक्स उनसे कटता था 5% के हिसाब से, वो उनका मिनिमम टैक्स था, यानी कि इतना तो उन्होंने देना ही देना था, उसके अलावा भी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसको ओमिट करने से, ये जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, ओमिट करने से ये है कि अब उनको ये मिनिमम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बस वो जब, इसका मतलब है कि 5% वो जो देते थे उनको शायद दोबारा भी देना पड़ता, उसके अलावा भी अब जो वो 5% देंगे इम्पोर्ट के टाइम पर, तो जो है उसके अलावा उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो आगे चीज़ जो है ना आपको थोड़ा बेहतर कॉस्ट पे दे सकते हैं। तो ये था। अब हम आते हैं सेक्शन 165 पे। तो ये इस सेक्शन के अंदर भी जो चेंजेस आई हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, उससे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा इस तरह होगा कि इस सेक्शन का ताल्लुक टैक्स से नहीं था, बल्कि इस तरह था कि अगर आप अपना कारोबार शुरू करते, और अब ये छोटे से छोटे कारोबार की भी बात हो रही है कि अगर आप जो है ना घर से बैठ के भी काम कर रहे होते, या जो है क्या कहते हैं आपने जो है एक छोटी दुकान खोली होती, तो मिनिमम बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस के लिए इस सेक्शन के अंदर एक रूल था कि आपने हर महीने विद होल्डिंग इनकम टैक्स की स्टेटमेंट ऑनलाइन आयरस पे सबमिट करनी थी। तो इसके अंदर जो है ना यह मंथली का वर्ड लिखा हुआ था कि मंथली जो है, हम यहाँ पे इस फाइनेंस बिल में यही देख रहे हैं कि जो सिर्फ वर्ड्स चेंज हुए हैं वो है, पूरे पूरे सेक्शंस नहीं देख रहे ना, वो यहाँ मौजूद है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स के या सेल्स टैक्स का कानून देखना पड़ेगा। तो जो 165 है वो एक रिपोर्टिंग का सेक्शन था, और वो हर कारोबार के लिए ज़रूरी करता था जिसके पास एम्प्लॉयज़ थे कि वो उनकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करे, तो फिर मंथली जो है ना विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करे, या अगर कोई चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हुए, या कोई कमीशन या कोई एडवर्टाइजिंग करते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें थी ऐसे जो आप पेमेंट्स करते तो उस पर आपको विद होल्डिंग करनी पड़ती। ये बात हो रही है इनकम टैक्स विद होल्डिंग की। इसके अलावा सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग अलग होती है। तो मंथली विद होल्डिंग होती मंथली है, लेकिन उसकी मंथली रिपोर्ट बन के जो है क्या कहते हैं आपने आईरस में सबमिट करना होता था। अब आपको मंथली नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बाय एनुअल करनी पड़ेगी। 165 की इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट आपको इस बिल में प्रपोज्ड है कि कानून में चेंज आ जाए कि साल में 12 दफ़ा नहीं, साल में 2 दफ़ा मंथली के बजाय बाय एनुअल हो। एनुअल से मुराद है सालाना, तो बाय एनुअल यानी साल में 2 दफ़ा। और फिर दोबारा उसके अंदर था कि मंथ का वर्ड था, तो वहाँ पे हो जाएगा हाफ ईयर शैल बी सबमिटेड। तो बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स का वहाँ जिक्र था, उन दोनों के हवाले से था। और उसमें डेट्स क्या थी यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, अब अगर हर मंथ नहीं फाइल करना तो उसका क्या हिसाब बनना है, मतलब कब फाइल करनी है। तो आप एक बात तो याद रखें कि जो फाइनेंशियल ईयर है और टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है हर साल जुलाई में, और जून अगले जून में ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त टैक्स ईयर 2019 चल रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2018 से शुरू हुआ था और जून 2019 में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये बिल पास हो जाता है मार्च में, तो अप्रैल से फिर हर कारोबार को जो एम्प्लॉयज़ रखता है, जो कमीशन देता है, या रेंट पे करता है, या गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं 20-22 जिन पर इनकम टैक्स विद होल्ड करना ज़रूरी था, और उनकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना भी ज़रूरी था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब इस पर विद होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, विद होल्डिंग अभी भी करनी है, क्योंकि वो सेक्शंस हैं 149 से लेके 160 जो है क्या कहते हैं 160 तक। तो उनमें कोई चेंज नहीं आया इस बिल में। वो कहता है कि वो जो हर मंथ आप विद होल्डिंग इनकम टैक्स करते थे, और जो है ना फिर आप आयरस पे रिटर्न फाइल करते थे, अब आपने जो है ना साल में 2 दफ़ा करनी है। और जो है हाफ ईयरली यानी 30 जून जनवरी, हर साल जनवरी से लेकर 30 जून तक की जो स्टेटमेंट है वो आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर देनी। एग्जांपल ले लेते हैं, ये बिल अभी अप्रैल में अगर मार्च में हो जाता है और ये चेंजेस उसमें लॉ में आ जाती हैं, तो फिर आपको जो है ना मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आप मंथली विद होल्डिंग करेंगे, उसका कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रसीद CPR भी जनरेट करेंगे,
विद इन 7 डेज, यानी फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉइज से 2 तारीख को आपने अपनी सैलरीज में से टैक्स डिडक्ट किया है, तो विद इन 7 डेज, बल्कि 7 डेज से भी कम में आपने नेशनल बैंक में या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपने मुख्तलिफ बैंकों के थ्रू वो दाखिल कर देना है, और उसका CPR भी जमा करना है, उसकी एक्सेल शीट या अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी आपने रखना है। लेकिन उससे अगले मंथ यानी कि मार्च की स्टेटमेंट अप्रैल 15 तक फाइल अब नहीं करनी होगी। आप इसी तरह डिडक्शन करते रहेंगे, पेमेंट्स गवर्नमेंट को पहुंचाते रहेंगे विद इन 7 डेज, जब जब भी आप किसी भी वेंडर से या किसी भी पार्टी से डिडक्शन करेंगे। लेकिन विद होल्डिंग स्टेटमेंट एक 6 महीने के बनाएंगे, जनवरी टू जून, और 31 जुलाई को कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जनवरी 2019 से जून 2019 तक की जो है ना आप डिटेल बनाएंगे आईआरएस में स्टेटमेंट, जो वहाँ अपीयर हो रही होगी, और उसका फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो कर देंगे। और आपने 31 जुलाई 2019 से पहले पहले वो स्टेटमेंट फाइल करनी है, वरना अगर आप एक दिन भी लेट होंगे तो उसका 5,000 रुपये जुर्माना है। और इसी तरह 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक की जो अब आप सारी विद होल्डिंग्स करेंगे, उन विद होल्डिंग्स का जो है क्या कहते हैं, आपने 31 जनवरी 2020 तक से पहले पहले विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी थी। तो सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस आए ना जी विद होल्डिंग स्टेटमेंट में आए हैं, इससे बिजनेसेस को क्या फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे छोटे बिजनेसेस को जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स रखते हैं, या जिन्होंने कंसल्टेंट्स, लॉयर्स और आउटसाइड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को हायर किया होता है कि जी ये काम कर दें, तो उनको अब ये स्टेटमेंट्स जो है ना साल में सिर्फ 2 दफ़ा सबमिट करनी होगी। तो जो छोटे बिजनेस के ओनर्स हैं, अगर वो सीख लें तो वो खुद भी इसको काम को कर सकते हैं, या जो है क्या कहते हैं, अगर उनके पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं तो अब उनको थोड़े कम पैसे देने होंगे, क्योंकि उनको हर मंथ आके ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी होगी। तो इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस को कॉस्ट की बचत होगी, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, क्योंकि सारे काम में काफ़ी टाइम लगता है जिसके पैसे अकाउंटेंट्स लेते हैं। तो जो है इस तरीके से आपकी कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस होगी, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग, आपकी कंप्लाइंस जो है ना थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है स्मॉल बिजनेसेस के ख़ास तौर पे, जिनके पास प्रोफेशनल टीम्स नहीं है। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, क्यों, उनके हज़ारों वेंडर्स होते हैं, उनकी लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और बेशक उनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी उसको मॉनिटर और सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आपको मिलियंस का जुर्माना हो सकता है विद होल्डिंग पे। तो ये काफ़ी बड़ा इशू था, और अगर ये चीज़ पास हो जाती है तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन द कमिश्नर एज ही डीम्स फिट में, यानी हम इस वक्त सेक्शन 165 में ही चल रहे हैं, और उसके बिल्कुल एंड पे 2A सब सेक्शन के बाद 2B ऐड हुआ है, और कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि अगर उसे फील हो कि किसी भी शख्स से जो बेसिकली बिजनेस वाला है, क्योंकि जो सैलरीड लोग होते हैं या जो और किस्म की इनकम कमाते हैं बिजनेस इनकम के अलावा, उनको नॉर्मली डिडक्शंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डिडक्शंस का जो मेन फोकस है वो जो है बिजनेस इनकम पे है, जो लोग अपनी इनकम बिजनेस से कमाते हैं, किसी किस्म का भी बिजनेस, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से कमिश्नर को पावर दी गई है कि अगर उसको फील होता है कि किसी से बाय एनुअल यानी साल में 2 दफ़ा से ज़्यादा की स्टेटमेंट्स लेनी है, तो वो उसको नोटिस भेज के इन राइटिंग उसे कह सकता है। तो इस लिहाज से जो है क्या कहते हैं, वो पावर तो चले अच्छा है, अगर कोई इसको मिसयूज़ कर रहा हो इस पावर को, इस फैसिलिटी को, तो उसको चेक रखने के लिए ये दी गई है फैसिलिटी कमिश्नर को। आगे चलते हैं जी सेक्शन 227C पे, जिस पे आज मेनली मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यहाँ जो वो है जिसको कहते हैं कि जो यहाँ चेंजेस आई हैं उस पर भी बात करेंगे, और उसके अलावा जो चेंजेस के अलावा जो कानून कहता है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया था, और चूंकि इम्प्लीमेंट किया गया था रिसेंटली, तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो क्लियर करना जरूरी है। तो रिमेनिंग वीडियो जो है हम इस बात पे बात करेंगे कि वो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज अपना गाड़ी नहीं ले सकते थे, प्लॉट नहीं ले सकते थे, तो वो जो है क्या कहते हैं उनको क्या फैसिलिटी दे दी गई है।
तो सेक्शन है 227। और आप मेरी आवाज़ थोड़ी अगर आपको बीच में चेंज लगे तो वो मैं ज़रा किताब उठाने के लिए 1 मिनट उठूँगा। किताबें भी बड़ी बड़ी सी हैं। तो 227 जो सेक्शन है, उस 227 सेक्शन में कुछ सी में 227C स्टार्ट इस तरह कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ सर्टन एसेट्स। तो गवर्नमेंट के पास पावर है और इनकम टैक्स लॉ में ये पावर इस सेक्शन के अंदर डाल दी गई है कि कुछ चीज़ें की खरीद से गवर्नमेंट आपको रोक सकती है अगर आप फाइलर नहीं है। तो ये सेक्शन अभी मैं यहाँ पे जो चेंजेस हैं उसकी बात नहीं कर रहा। पहले मैं सेक्शन जो आप नहीं देख सकते, मेरे पास यहाँ लॉ की किताब में है, उससे मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ए, पहली बात, any application for booking, registration or purchase of a new locally manufactured motor vehicle or for the first registration of an imported vehicle shall not be accepted or processed by any vehicle registration authority of excise and taxation department or a manufacturer of motor vehicle respectively unless the person is a filer। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर एक शख्स दरखास्त देता है, यानी कि आपने अगर बुकिंग करवानी हो गाड़ी की, और तो जो क्या कहते हैं आप दरखास्त देते हैं मैन्युफैक्चरर को और अपना एजेंट के थ्रू कि जी ये गाड़ी मैंने ख़रीदनी है और जो है क्या कहते हैं मुझे गाड़ी जो है ना दे दी जाए। तो वो कह रहा है कि ये जो आप ये तरीका करेंगे या जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे जब आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ तो मैन्युफैक्चरर को नहीं, वो तो परचेज हो गई, वो मैन्युफैक्चर हो गई होती है। आप इंपोर्ट करते हैं किसी इंपोर्टर के थ्रू और वहाँ जो है ना फर्स्ट टाइम रजिस्टर, वो पाकिस्तान में गाड़ी फर्स्ट टाइम आ रही है तो आप उसके ओनर है, तो आप अपने नाम पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब वो रजिस्ट्रेशन होगी तो, और ये सब कुछ होता है हर प्रोविंस के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो जो है ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो एप्लीकेशन दी जाए या इंपोर्टेड गाड़ी आपके नाम पे जो है रजिस्टर हो जाए अनलेस के आप जो है ना फाइलर है। ठीक है जी। और फाइलर जो है क्या कहते हैं, फाइलर बनने के लिए वो आपको पता है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो आप फाइलर अगर नहीं हैं तो आप नहीं जो है ना परचेज कर सकेंगे। अब उसी हवाले से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो सेक्शन ए में बात हुई है ये सब मोटर व्हीकल्स पे अप्लाई होगी, लेकिन ये मोटरसाइकिलों पे अप्लाई नहीं होगी जिसमें 200 सीसी की मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल रिक्शे पे भी है, या एग्रीकल्चर ट्रैक्टर या कोई भी ऐसी मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 200 सीसी से कम हो। ये भी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो मोटर व्हीकल पे पाबंदी लगाई थी उसके अंदर उन्होंने उस टाइम भी जब पाबंदी लगी भी थी तो कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी थी, क्योंकि मोटर व्हीकल का मतलब होता है कि उसमें रिक्शा भी शामिल होता है, उसमें गाड़ी भी है, उसमें ट्रक भी है, उसमें सब कुछ शामिल है। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स या अकाउंटेंट्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हर लफ्ज़ का एक टेक्निकल मतलब होता है, तो उसको उस तरह पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब उसी टाइम उन्होंने कह दिया था कि जी 200 सीसी से जो नीचे मोटरसाइकिल है, मोटर रिक्शा है, एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। अब उसी के अंदर वो एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं इसी लिस्ट के अंदर कि जो है लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल जिसकी जो है क्या कहते हैं मोटर व्हीकल है, यानी मोटर व्हीकल आप नहीं खरीद सकते, ये कानून कहता है 227C शुरू इस तरह होता है कि मोटर, लेकिन उसमें से कुछ मोटर व्हीकल्स पहले भी थी जो आप खरीद सकते थे जिसमें मोटरसाइकिल शामिल थी, रिक्शा शामिल था। अब उसके अंदर शामिल कर रहे हैं ऐसी मोटर व्हीकल्स जिनकी इंजन कैपेसिटी 1300 सीसी से कम है, वो जो है क्या कहते हैं इस लिस्ट में शामिल कर दी है। और इस लिस्ट के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल भी शामिल कर दी है, मोटरसाइकिल रिक्शा और लोकली मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर भी शामिल कर दिया उन लिस्टों के साथ। तो 200 सीसी से कम वाली चीज़ें भी शामिल थी, अब 1300 सीसी से भी कम मोटर व्हीकल शामिल होगी। और अगर पाकिस्तान में कोई भी मोटर रिक्शा वगैरह बनता है और अगर उसकी जो भी कैपेसिटी है तो एज ए नॉन फाइलर भी आप खरीद सकते हैं। इसका मकसद है कि ऐसे लोग जो अभी इनकम कमा ही नहीं रहे तो नॉन फाइलर ही हैं, तो उनको ये रिक्शे और ट्रैक्टर और ये चीज़ें खरीदने की
जो है वो ऑप्शन दिया जाए। तो इस तरह जो है आप देखें कि एक कानून बनाया जाता है, उसके अंदर से कुछ चीज़ों को निकाला भी जाता है, पहले भी निकाली हुई थी लेकिन अब दोबारा भी है। तो इस तरह करके मैंने आपको जो कानून है सेक्शन है 227 वो बताया और उस पे, लेकिन वो सिर्फ मोटर व्हीकल्स पे नहीं है, ये तो उसका 227 सी का ए पार्ट था। जो बी पार्ट है वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसके अलावा प्रॉपर्टी की परचेज पे भी जो है वो पाबंदी थी। तो ये कहता है बी पार्ट, एनी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट बाय अ पर्सन टू एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, ये सारी चीजें, एक्सीडिंग 5 मिलियन रुपीज, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख रुपए, for registering or attesting the transfer shall not be accepted or processed by such authority unless the person is a filer। तो अब देखिए पैटर्न वही है, वो कह रहा है कि जब कोई शख्स दरखास्त देगा, ठीक है ना जी, डीएचए को, बहरिया को, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों की दरखास्त होती है कि या तो ये फाइल मेरी है तो अब प्लॉट बन गया है मेरे नाम पे, एलोकेट कर दें, अलॉटमेंट लेटर दे दें, या ये मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं बाय कर रहा हूँ दूसरे शख्स से तो ये अब मेरे नाम पे मैं परचेज कर रहा हूँ, सेकंड बायर हूँ, तो जो है ना मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें या इसको अटेस्ट कर दें कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो सब कुछ नहीं कर सकेंगे अगर उस प्रॉपर्टी की पहली शर्त ये कि 5 मिलियन से ज्यादा की हो, ठीक है जी। और वो जो है दूसरी शर्त ये कि वो शख्स फाइलर ना हो, तो वो जो है ना 5 मिलियन से की ज्यादा की प्रॉपर्टी को ना एज ए फर्स्ट टाइम बायर भी नहीं खरीद सकता, सब्सिक्वेंट बायर भी नहीं खरीद सकता, वो जो है ना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। फिर जो है अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी सेक्शन की कि उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन जो है इजाजत से पहले जब ये सेक्शन आया था 227C और पिछले साल बजट में और फिर 1 जुलाई 2018 से एप्लीकेबल हो गया था, तो उसमें इस बी पार्ट के अगेंस्ट पहले ही उन्होंने एक जो है ना एग्जाम्पशन दी हुई थी, यानी कि उन्होंने कुछ छूट दी हुई थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़े सारे लोगों को नहीं पता था तो हमने भी बताया। और वो थी, मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। अ पर्सन होल्डिंग अ पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नाइकॉप जो है, अब जो है क्या कहते हैं, ये जो 5 मिलियन की शर्त थी, यानी 50 लाख की शर्त की, जी प्रॉपर्टी खरीद रहा है 1 करोड़ की यानी 10 मिलियन के, तो अगर वो जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके पास नाइकॉब है और वो एक जो है ना सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है और बैंक से सर्टिफिकेट लेता है, जिस अपने बैंक में, पाकिस्तानी बैंक में वो ट्रांसफर करता है। यहाँ लिखा है हु प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट from a scheduled bank of a receipt of foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channel during a period of 60 days। यानी कि सर्टिफिकेट वो ला देता है कि जी पिछले 60 दिनों में मैं बाहर से अपने या मेरे भाई ने ये पैसे भेजे हैं और ये पैसे जो है पिछले 60 दिनों में बैंकिंग चैनल के थ्रू आए और ये है सर्टिफिकेट, और अब मेरे भाई या अगर मैंने बाहर से पैसे भेजे तो मेरे नाम पे ये ज़मीन खरीद ली जाए। तो फिर आप 10 मिलियन की भी ज़मीन यानी 1 करोड़ की भी ले सकते थे, 5 करोड़ की भी ले सकते थे, जो भी है, अगर ये शर्त पूरी हो जाए, ठीक है ना जी। तो प्रायर टू डेट ऑफ बुकिंग, रजिस्ट्रेशन और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये मोटर व्हीकल के लिए जो है उन्होंने भी दी हुई थी और प्रॉपर्टी के लिए भी दी हुई थी। तो दोनों के लिए उन्होंने ये कंडीशंस दी हुई थी कि अगर आपने किसी भी तरह की गाड़ी लेनी है तो आप बाहर से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो इस तरीके से आप कर सकते थे। अब तो रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी 1300 सीसी तक, अगर वो फाइलर नहीं भी हैं, कोई हाउसवाइफ है या किसी की इनकम नहीं है और वो फाइलर नहीं बनना चाहता लेकिन प्रॉपर गाड़ी लेनी है तो 1300 सीसी तक गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा रिक्शा भी ले सकते हैं। अच्छा खैर, तो उसके अलावा ये दूसरा सेक्शन कहता है कि प्रॉपर्टी के हवाले से, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि जो प्रॉपर्टी है वो भी ले सकता है एक शख्स जिसका पाकिस्तान ओरिजिन वो है, उसमें ऐड कर दिया कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन होल्डिंग इंटरनेशनल पासपोर्ट। तो
बहुत सारे लोग इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि ऐसा शख्स जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में नहीं है, सिटीजन है यहाँ का, लेकिन ड्यूल नेशनलिटी कोई और सिटीजनशिप भी होल्ड करते हैं, तो उनको भी जो है, क्योंकि अगर वो किसी और को होल्ड करें तो शायद उन्होंने नाइकॉप जो है ना इशू नहीं करवाया, तो अब ये फैसिलिटी उनको भी दे दी गई है कि वो 5 मिलियन से ज़्यादा, बेशक वो नॉन फाइलर रहे तो ये सारी चीज़ें आपको बता के आपको खुशी हुई होगी, और हम जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स उनको थोड़ा गम हुआ होगा कि जो है ना हमारे ये डिफरेंट टैक्स फाइलिंग के रीजंस थी जिस वजह से लोग टैक्स फाइल करते थे। लेकिन टैक्स दोस्ती में मैं ये बात करूंगा, चाहे आप टैक्स कंसल्टेंट सुन रहे हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो बहुत सारे सुनते हैं हमारे चैनल को वो सुन रहे हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानी बिजनेस मैन सुन रहे हैं, कि टैक्स फाइलिंग करें जी। पाकिस्तान में कम से कम 10 मिलियन लोगों को टैक्स फाइलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि या तो लोग इनकम कमा रहे हैं या उनके इस तरह एसेट्स हैं जो उनको इनकम दे रहे हैं। तो अगर हम लोग अपनी मर्जी से टैक्स फाइलिंग करेंगे तो गवर्नमेंट को फिर इस तरह के अजीब व गरीब रूल नहीं डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मजबूरी हो जाएगी। और फिर जो है बहुत सारे ऐसे लोग, नाइंसाफ़ी यही होती है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें नॉन रेजिडेंट लोग शामिल हैं कि जिनको टैक्स फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको करनी पड़ती है, फिर नोटिस आते हैं और वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनता है। तो वाई नॉट वो लोग जो 4 लाख से ज़्यादा साल की इनकम कमा रहे हैं, या उनके और एसेट्स ऐसे हैं जो उनको इनकम कमा के दे रहे हैं, वो खुद ना भी कमा रहे हो किराए की सूरत में वगैरह वगैरह, या बैंक डिपॉजिट्स की सूरत में, तो काइंडली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, तो ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए कि 227C पहले भी कुछ लोगों को बेनिफिट दे रहा था, प्रॉपर मोटर व्हीकल्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग खरीदने के हवाले से, और अब उसके अंदर मज़ीद जो है ना उन्होंने बेहतरी की है, लोगों को ऐड किया है। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि वही पाकिस्तानीज़ वाला जहाँ भी है तो नॉन रेजिडेंट लोग भी शामिल हो गए हैं उसके अंदर। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि गवर्नमेंट जब टैक्स लॉ कोई सख्त बना भी दे तो मुख्तलिफ लोगों के कहने से और जो है क्या कहते हैं मशवरे से, वही बात है बजट प्रपोजल्स अगर अभी आप लोग दें, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई आईटी वाले हैं, या आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, अगर आप बजट प्रपोजल मुझे ईमेल करें ceo@taxdosti.com पर, तो डेफिनेटली हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना के एफबीआर को ज़रूर भेजेंगे, और परस्यू करने से, चीज़ों को फॉलो अप करने से काम होता है। और आखिरी चीज़ जो ये है कि 9 नंबर सेक्शन 230E को ओमिट कर दिया गया। इसको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और मुल्कों में बना के पाकिस्तान में लाती हैं, तो उसकी वो प्राइस एक चार्ज करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। तो इसका ये एक डिपार्टमेंट था जो यहाँ वहाँ बनाया गया था एफबीआर के अंदर। इस सेक्शन को ख़त्म करने का मतलब है कि उस डिपार्टमेंट को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस पर मज़ीद बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे जो है ना बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट अगर उस डिपार्टमेंट को ख़त्म किया तो अब मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की कीमत लगा के वो कर सकते हैं। अब एज ए कंज्यूमर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि जो पैसे आप पे कर रहे हैं वो कंपनी आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चार्ज कर रही हो, लेकिन अपनी अवेयरनेस रखनी चाहिए। मैं हूँ आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और ये था पार्ट 3 ऑफ कमेंट्री ऑन फाइनेंस बिल। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको पार्ट 4 पे कंक्लूड करेंगे। उस टाइम तक मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे और हालात पाकिस्तान के काफ़ी बेहतर हो गए। दुआएं हैं और अल्लाह ताला का करम है हम सब पे। तो उस लिहाज से जो है इसको कंक्लूड करेंगे तो नेशनल असेंबली और सेनेट को भी मौका मिलेगा कि इसको पास करें। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जिससे बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को और सारे पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो रहा है। अपनी टैक्स फाइलिंग की तैयारी अब स्टार्ट करें जी। मार्च में हम वीडियोस बात करेंगे कि आप कैसे अपनी तैयारी एज ए सैलरीड बिजनेस पर्सन करते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।